समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है विद्यार्थियों में परीक्षा संबंधी तनाव से निपटना विषय पर चर्चा। इस विषय पर बातचीत करने और श्रोताओं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संयुक्त सचिव डॉक्टर श्वेता अरोड़ा और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 233-1444 और दूसरे नंबर 23421050 पर कॉल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर राजेश जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो परीक्षा का जो समय स्वाभाविक रूप से तनावपूर्ण होता है या फिर ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है? सही कहा आपने कि परीक्षाएं हैं और उसमें तनाव है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में कुछ तनाव ज़रूरी भी है। और क्योंकि कुछ तनाव होता है तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलती है और एक प्रकार से आपको एक एनर्जी आती है और लेकिन जब यही बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो समस्या का रूप ले लेती है। लेकिन कुछ हद तक तनाव होना एक पॉजिटिव, जिसको हम यूस्ट्रेस भी कहते हैं, और पीक परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा बहुत तनाव जो है ज़रूरी है। और काफ़ी हद तक जो समस्याएं, जैसे आपने कहा कि परिस्थितियों पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप क्या सपोर्ट सिस्टम कैसा है, पहले आपके साथ क्या चीज़ें हुई हैं, उसका आपके मन में क्या है, तो वो सब जो परिस्थितियां वो सब इम्पॉर्टेंट हैं कोई भी समस्या का रूप लेने के लिए। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई टेस्ट होगा या कोई ऐसी चीज है जहां ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर इस प्रकार का तनाव, इसको चिंता या थोड़ी सी घबराहट, तो ये स्वाभाविक सी बात है, होता है। इस बीच हिसार से हमारे आज के पहले श्रोता जुड़ चुके हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न पूछिए। निखिल जी नमस्कार, और डॉक्टर राजेश सागर जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। और नमस्कार जी। हाँ, जो पहले कार्यक्रम में आए थे बहुत अच्छी जानकारी दी, आज भी अच्छी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चा जब टेंशन में होता है तो उसकी किस तरह से पहचान करे और कब डॉक्टर साहब को दिखाएं? अगर बच्चा नहीं मानता है तो भाई मैं तो ठीक हूँ, तो उसको किस तरह से मनाएं? और बच्चा, एक दूसरा सवाल भी था ये, पहले इसका जवाब दे देते हैं। आपने सबसे पहले राजेंद्र जी, आप हिसार से बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, बल्कि हम सोच रहे थे कैसे बताएं कि, और जो आपका सवाल है कि कैसे पहचाने इसको, अगर कोई बच्चा। एक सवाल है राजेश जी, एक सवाल है जी, बच्चे कई बार साइड कर लेते हैं तो वो मतलब बड़ों को भी समझ में नहीं आता है, ऐसा मतलब वो कब से अपने दिमाग में वो, उनका कहने का मतलब ये कि मनोस्थिति शायद पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं बच्चों की। सही। तो जो पहला सवाल था राजेंद्र जी का, जो पहचाने कैसे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से कहूंगा, ज्यादातर बच्चे जो हैं, अगर 100 में से आप देखें 90 को प्रॉब्लम नहीं होती है। सब लोग जो हैं कुछ हद तक अपने किसी रूप में वो सब ठीक हो जाते हैं। थोड़ी सी चिंता होती है, थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, थोड़े सपोर्ट से ठीक हो जाते हैं। लेकिन कह सकते हैं 10 से 20% लोग बच्चे ऐसे हैं, या हो सकता है ज्यादा भी हो, डिपेंड करता है परिस्थिति में, जहां पे उनको समस्याएं हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि पहचाने कैसे उनको। देखो, पहचानना बड़ा आसान है कि एग्जाम से पहले आप उसको, एक तो हम कहते हैं कि जिसको फिजिकल सिम्टम्स, मतलब शारीरिक सिम्टम्स हो गए, जैसे उसमें ये होता है कि एक चिंता है, घबराहट है, पैल्पिटेशन है, बार बार बाथरूम जाना है, या पेट खराब होना है, या सर में दर्द होना है, या पेट में दर्द होना है, तो ये एक प्रकार के, और थकावट जैसा महसूस होना है,
तो ये सारे लक्षण जिसको हम कहते हैं शारीरिक लक्षण हो सकते हैं, जो कि किसी भी घबराहट में या तनाव में हो सकते हैं और एग्जाम से पहले भी उनको ऐसा हो सकता है। तो एक प्रकार के सिम्टम हो गए। दूसरे हो गए जिसको हम कहते हैं इमोशनल सिम्टम, जो एक भावनात्मक जो लक्षण है, जिसमें मन ऐसा लगेगा उदास हो गया या घबराहट हो गई या एक प्रकार की चिंता की स्थिति में हो और चिड़चिड़ापन हो जाता है, ये भी लक्षण हो सकते हैं। तीसरा प्रकार के सिम्टम जो बिहेवियरल सिम्टम होते हैं, जिसमें कई बार बच्चों को लगता है कि मैं जो है सोना कम करूं क्योंकि सोने से मुझे पढ़ाई मेरी वेस्ट होगी, तो लेकिन वो भी लक्षण होते हैं। या खाना बहुत कम खाना या बहुत ज्यादा खाना, ये भी हो सकता है। तो ये भी एक बिहेवियर से रिलेटेड। कुछ बच्चे जो हैं कुछ मदिरा का सेवन भी करते हैं ऐसे वक्त में, उन्हें लगता है ऐसे चीजों को हम सेवन करेंगे तो हम जागे रहेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस और एक और जो सिम्टम है जिसको हम कहते हैं कि जो थिंकिंग रिलेटेड सिम्टम है, जिसको कॉग्निटिव सिम्टम कहते हैं, जहां पे लगता है मैं सब कुछ भूल गया, मुझे अब कुछ भी याद नहीं है, मैं एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगा, मैं फ्रीज हो जाऊंगा, मेरे बस का अब कुछ नहीं है। तो ये एक प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि ये अब जरूरी नहीं कि सब में सारे ही सिम्टम हो, कुछ हो सकते हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि उनको लगता है कि पढ़ाई जो है अब मुझे करने का फायदा नहीं है, मैं इसमें फेल होने वाला हूं। एक नेगेटिव थॉट्स उनके मन में हो सकती है, चाहे वो अच्छा ही स्टूडेंट क्यों ना हो। तो ये सारे लक्षण अगर हैं और नींद की कमी भी लग रही है, खाना कम है, तो ये समझ सकते हैं कि कोई परेशानी हो सकती है। और ये जैसे आपने कहा कि परेशानी के लक्षण क्या होंगे, तो हम यही बताएंगे संक्षेप में, ये लक्षण हो सकते हैं। पटना बिहार से विनय आनंद जी हमारे साथ हैं। विनय जी, आपका सवाल क्या है? जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट को कब महसूस हो कि वो डिप्रेशन में जा चुका है, अगर किसी को स्वास्थ्य समस्या उभर गया है सर, तो वो कैसे उसको साथ में लेते हुए अपना अध्ययन। जी, डॉक्टर श्वेता, आपके क्या विचार हैं इस पर? देखिए, ऐसा है कि कोई भी बच्चा डिप्रेशन में एकदम से तो बिल्कुल नहीं चला जाएगा। जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, अगर इनमें से कोई सिम्टम्स हैं और वो बहुत लगातार बहुत लंबे समय तक हैं, तभी कोई बच्चा डिप्रेशन में जाएगा। आजकल कोई बच्चा अगर उदास भी है तो क्योंकि ये कुछ शब्द बहुत प्रचलित हो गए हैं तो बहुत इजीली कह देते हैं कि हम डिप्रेस्ड हो गए हैं, लेकिन डिप्रेशन एक क्लिनिकल स्टेज है, तो वहां तक पहुंचने में बहुत समय लग सकता है। इसीलिए पेरेंट्स और बच्चे खुद दोनों अवेयर रहें कि हम अभी किस स्टेज में है, किस पर्टिकुलर उसमें है कि कौन से सिम्टम्स हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। और पद्मलोचन जाजपुर ओडिशा से हमारे साथ है जी। इलेक्शन अभी तो जो एग्जामिशन जो नजदीक आ रहा है, जो अंदर में जो बच्चे लोग बैठ जाते हैं, उनके क्वेश्चन भी मिल जाती है। क्वेश्चन मिल जाने से उसका जो इमीडिएटली जो रिएक्शन होता है वो कभी कभी भूल से पुराना और नया में भी जो क्वेश्चन में भी वो थोड़ा उलझ जाते हैं। उसको कैसे? डॉक्टर श्वेता, देखिए, परीक्षा में जब बच्चा जाता है तो बहुत सारी तैयारी करके जाता है, उसके मन में बहुत सारी चीजें होती हैं, अपने भाव होते हैं, साथ में वो जितनी नॉलेज, जितनी पढ़ाई उसने किया है वो सब कुछ लेके जाता है और अपने आप से ही बच्चा एक एक्सपेक्टेशन लेके जाता है कि मैं इतना कर पाऊंगा। जैसे ही उसने क्वेश्चन पेपर देखा तो उसके मन में बहुत सारे डिफरेंट भाव आ सकते हैं। हम यही कहेंगे कि बच्चों को धीरे धीरे, मतलब एकदम से क्वेश्चन पेपर देख करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं आ जाना है कि मुझे कुछ नहीं आता या मुझे बहुत कुछ आता है। धीरे धीरे पढ़ने से उनकी सारी नॉलेज भी रिकॉल हो जाती है। जब लिखने बैठते हैं एग्जामिनेशन में तो बच्चे बहुत कुछ लिख सकते हैं। एकदम से क्वेश्चन पेपर देख के जो इनिशियल रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को थोड़ा सा धीरे अवॉइड करके पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के, पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ के अटेम्प्ट करें, तभी बहुत कुछ उनके लिए सार्थक हो जाएगा। सिरसा हरियाणा से हमारे अगले श्रोता हैं ओम प्रकाश चावला। ओम प्रकाश जी, आपका प्रश्न क्या है? नमस्कार, ओम प्रकाश चावला सिरसा हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। प्रश्न मेरा प्रश्न ये है कि पहले का स्टूडेंट थोड़ा स्ट्रांग और जब पैदल 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर विद्यालय में पढ़ के चल के जाते थे तो थोड़ा ब्रेन से भी और फिजिकल भी स्ट्रांग होया करते थे।
तो ऐसे छोटे मोटे स्ट्रेस को यानी वो इतना नहीं लेते थे, भले ही कैसे भी हो, उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति ज्यादा स्ट्रांग होती थी आज की अपेक्षा। कृपया इस पर प्रकाश डालें। आपका धन्यवाद, आभार। देखिए ओम प्रकाश चावला जी, आपने सही कहा, लेकिन बच्चों को क्यों कहते हो? बड़े भी बदल गए हैं, अब बच्चों पे अलग से तो इल्जाम नहीं लगा सकते। बदलाव तो हर किसी में आया है, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। तो देखिए ये बात सही है कि पहले के वक्त में एक प्रकार के जिसको हम अभी तो जैसे तनाव की बात करते हैं, बहुत होते हैं बच्चे तनाव में, और उसका जो उल्टा शब्द है जिसको हम कहते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब ये है, ये जो शब्द है इसका मतलब ये कि कैसे विपरीत परिस्थिति में आप कैसे बाउंस बैक करते हैं, कैसे अपने आप को उभारते हैं, कैसे अपने आप को संभालते हैं उस स्थिति में जो उस तनाव की स्थिति है। तो मैं काफी हद तक दोष जो है पूरे एनवायरनमेंट का और पूरे पेरेंट्स का, फैमिली का, सबको दूंगा, क्योंकि हम बहुत प्रोटेक्टिव हो गए आज के जमाने में एज ए पेरेंट। और आज के दौर में ये देखा है जब एग्जाम होते हैं तो कभी कभी जैसे हमारी क्लिनिक में मुझे पेरेंट्स ज्यादा एंजाइटी लगती है उनमें एज कंपेयर टू जो बच्चे जो आते हैं। तो कहने का मतलब पेरेंट्स में इतना ज्यादा एक एंजाइटी हो जाती है। तो ये सारे कुछ कारण हैं जहां पे बच्चों को मौका नहीं मिलता, इसीलिए थोड़े से सेंसिटिव हो गए हैं। हमें जरूरी है कि उनको समझाना, बताना, और कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे अपने आप को उभारना है। इसको हम एक शब्द कहते हैं साइकोलॉजी में, होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कहने का मतलब यह है कि मुश्किल वक्त में कैसे अपने आप को लड़ना है, कैसे अपने आप को संभालना है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि आज के दौर में वो सब बच्चों को मौका ना मिल रहा हो, लेकिन बहुतों को मिल भी रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि आज के जमाने के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा केपेबल हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। और आप देखिए कि पुराने वक्त में तो 60% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है होती थी। अब 100% आते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि पुराना वक्त सही था। आजकल देखिए कितनी चीजें बदली हैं। तो ये सब जो है एनवायरनमेंट का दौर है, वो बदल रहा है, हमें ये मानना चाहिए। और अगले श्रोता है फरुखाबाद से सतीश जी। सतीश जी, आपका सवाल क्या है? हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते। मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश बात कर रहा हूँ सर जी। सवाल पूछिए। सर ये सवाल है, मेरा बच्चा है तो इंटर की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अब पेपर नजदीक आ रहे हैं तो वो घबरा रहा है, इसलिए तो उसमें क्या करना चाहिए सर, पूछना चाहता हूँ। देखिए, घबराने से कुछ फायदा नहीं है। अभी भी परीक्षा 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। अभी भी आपके बच्चे के पास 18 दिन है। उसने जो पढ़ाई की है, अब उसको ध्यान से घर पे बैठ के रिवीजन करने की जरूरत है। वो हर विषय को, हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा भी देंगे दिन में, तो उस विषय को वो दोबारा से रिवाइज कर पाएंगे। और जैसे जैसे उनकी रिवीजन बढ़ेगी, वैसे वैसे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो रिवीजन के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और सिर्फ पढ़ाई पे जोर नहीं दे करके इस टाइम पे अच्छी डाइट और थोड़ा सा ये आपके मोबाइल से अगर दूर रहेगा बच्चा, तो थोड़ा सा वो कंसंट्रेट भी कर पाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान एज पेरेंट्स आपको भी रखना चाहिए और बच्चों को भी रखना चाहिए। प्रमोद हमारे साथ है जयपुर से। प्रमोद जी, आपका प्रश्न क्या है? जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक तो पेरेंट्स जो है 100% अपेक्षा करते हैं बच्चों से। दूसरा क्या है कि आजकल के बच्चों को लिखने की आदत नहीं रही है, सिर्फ पढ़ने की या डिजिटल उससे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा है न्यूट्रिशन की कमी से भी मतलब एक हो सकता है। प्लीज आप ये बताइए। डॉक्टर श्वेता। प्रमोद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तीनों चीजें जो आपने बताई, डाइट, न्यूट्रिशन की कमी और बच्चों में लिखने की आदत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो डिजिटल मोड में आजकल रहते हैं। तो इसलिए अभी, क्योंकि उनके पास अभी समय है, तो वो रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप देखिएगा तो सीबीएसई की वेबसाइट पे पुराने क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिलेंगे, और जो 100% वाली आंसर बुक्स हैं वो भी आपको मिलेंगी। अगर वो आंसर बुक्स बच्चे देखते हैं तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे उनको पेपर अटेम्प्ट करना है। अभी इस ड्यूरेशन में अगर वो रिविजन में
पेपर अटेम्प्ट करना सीखते हैं। घर पे पेरेंट्स उनके लिए अच्छा न्यूट्रिशनल फूड उनको टाइम पे देते हैं और डिजिटल डिटॉक्स पे लेके जाते हैं। तो इसमें बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स का रोल है, जो उनको इस टाइम पे बच्चों को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करना चाहिए। मोहन पासवान जी है दरभंगा बिहार से। मोहन जी, आप क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज? इकट्ठे प्रणाम सर। जी प्रणाम, प्रश्न पूछिए सर। विद्यार्थी परीक्षा नजदीक आने पर अधिक पढ़ाई करते हैं जिससे तनाव में रहते हैं सर। कोई भी विद्यार्थी शुरू से कैसा समय सारणी पढ़ने का बनावे सर, जिससे परीक्षा के समय तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें सर। दूसरा है सर कि बिहार में मध्य विद्यालय उत्क्रमित किया गया, उच्च विद्यालय को महाविद्यालय बनाया गया, उसमें शिक्षक की कमी है और बैठने की कमी है। अभिभावक और विद्यार्थी दोनों तनाव में रहते हैं सर। जी डॉक्टर राजेश। नहीं, उन्होंने एक कमेंट किया है और पासवान जी ने, और हम एग्री करते हैं, उनकी बात से सहमत हैं पूरी तरह से कि अक्सर क्या होता है, 1 साल का जो कोर्स है, बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ आखिरी वक्त में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, अपना रूटीन रेगुलर नहीं रखते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि सब टीचर्स भी, पेरेंट्स भी सब कहते होंगे उनको कि आप थोड़ा बहुत पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, तो जिससे कि लास्ट में, अंत में आकर उस पर प्रेशर नहीं होगा। लेकिन वो देखिए, ये ज्यादातर वो अपने अपने हर बच्चे में अपनी अपनी इंडिविजुअल तरीका होता है पढ़ने का। कुछ बच्चे हैं जो अंत में पढ़कर बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ हैं जो शुरू से भी पढ़ते हैं, तो ये अलग अलग उनका तरीका है। लेकिन ये बात सही है कि सारी चीजें जो है अंत में नहीं डालनी चाहिए। इसीलिए पेरेंट्स का, टीचर्स का, सबका रोल है कि रेगुलर, इसीलिए रेगुलर बेस पे उनके टेस्ट भी होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें क्या परफॉर्मेंस है, क्या फीडबैक है। तो पेरेंट्स का भी फर्ज है वो समझें कहाँ कमी है, तो उस चीज को ठीक कर सकते हैं। इसलिए तनाव जो है अंत में कम होगा। राकेश जी हैं शिमला से हमारे अगले श्रोता जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। राकेश जी नमस्कार सर। नमस्कार। तो मेरा एक सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा पेपर में रह जाता है, लेकिन एक माँ बाप बोलते हैं कि तुम्हें अच्छे न बनना है, लेकिन इस वजह से बच्चा डिप्रेशन में रह जाता है, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अगर इस तरह से बच्चा जो है डिप्रेशन में रह जाता है? देखिए, बच्चे का, आपने कहा पेपर में रह जाता है, तो पेपर में रह जाने के बाद भी बहुत सारे चांसेस बोर्ड, किसी भी बोर्ड में या किसी भी परीक्षा में दोबारा भी मिलते हैं। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो जुलाई में हमारे इम्प्रूवमेंट पेपर होते हैं, उसमें बच्चा अपीयर कर सकता है, और अगर नहीं हो, दुर्भाग्यवश नहीं क्लियर कर पाए, तो अगले साल वो पेपर दे सकता है। समझने की बात यह है कि ये एग्जामिनेशन जो है ये आज और अंतिम नहीं है, इसके बाद भी जिंदगी चलती रहती है और बहुत सारे मौके इसी परीक्षा को दोबारा करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए भी मिलते हैं, तो हम उन्हें अवेल कर सकते हैं। और अनिल जी हैं हमारे अगले श्रोता जो इंदौर मध्य प्रदेश से प्रश्न पूछना चाहते हैं। अनिल जी स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए। मैडम से हमारा सवाल ये है कि जो सीबीएसई जो कोर्स होता है उसमें बच्चों की कोर्स बहुत ज्यादा होता है और एक सब्जेक्ट की कम से कम 2-3 बुक पढ़ाई जाती है और बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती है। तो सीबीएसई बच्चों के बोझ कम करने के लिए किताबों से कम क्यों नहीं कर रहा है? किताबों का बोझ कि एक ही किताब और छोटी सी हो ताकि बच्चों का पढ़ना भी आसानी हो जाए और माता पिता और डॉक्टर श्वेता। अनिल जी, आपने जो सुझाव दिया है, मैं सुझाव अपने साथ जरूर लेके चलूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहूंगी, जब आपने पढ़ाई की होगी, जब मैंने पढ़ाई की होगी और जब ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनका पाठ्यक्रम बहुत सरल हो गया है। हम वही कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी तरीके से और बहुत डिफरेंट तरीके से इन बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि विथ चेंजिंग टाइम्स, आज की जो जरूरत है उस ग्लोबल सिटीजन को तैयार करने के लिए, तो उसमें बहुत सारे जो चेंजेस हैं उनको भी हमें एक्सेप्ट जरूर करना चाहिए। आपका सजेशन कि किताबें कम होनी चाहिए, वो मैं जरूर अपने साथ लेके चलूंगी। प्रकाश राउत है सोलापुर महाराष्ट्र से। प्रकाश जी सवाल क्या आपका? मैं सवाल रखूंगा सर। जी जरूर पूछिए। जी प्रकाश जी सवाल आपका क्या है, फिर से बोलिए।
लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेश, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आज का जो दौर है कामकाजी माता पिता का दौर है, ज्यादातर शहरों में माता पिता कामकाजी होते हैं, तो ये चीज कितना असर डालती है बच्चे के तनाव पर, खासतौर पर पढ़ाई को लेकर? नहीं, सही कहा कि देखिए काम भी ज़रूरी है, और ये बात सही है कि आज के दौर में जो है एक शब्द कहते हैं क्वालिटी टाइम, हाउ मच क्वालिटी टाइम अ पेरेंट इज गिविंग टू देयर चिल्ड्रन, बच्चों को, और न कि क्वांटिटी बल्कि कितना कैसा वक्त हम दे रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसका लिंक है आपके तनाव से और आपकी मानसिक समस्याओं से, परेशानियों से। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमें जो एक सपोर्ट सिस्टम है वो बना के रखना है, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो इसीलिए पेरेंट का रोल, सोसाइटी का रोल इस सब में बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। प्रकाश जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रकाश जी, सवाल पूरा कीजिए आपका। मेरा सवाल है, जो जेईई नीट की परीक्षा होती है। जी हेलो जी, पूछिए आप। 24 लाख बच्चे बैठते हैं और आईआईटी के लिए 3000 बच्चे को निकलते हैं। वो 24 लाख बच्चों को क्या होगा? और ये इतना हार्ड परीक्षा होती है, तो डिप्रेशन के बाहर निकलने के क्या उपाय खोजना चाहिए? डॉक्टर श्वेता, देखिए आज क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सिर्फ जेईई की बात हम क्यों करेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उस एग्जाम को क्लियर करने की एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स और बच्चे दोनों में रहती है। सब यही चाहते हैं कि अपना बेस्ट दे पाएं। तो ऐसे में तनाव इसी तरीके से कम किया जा सकता है कि हम अपना बेस्ट, जो बच्चे की क्षमता है उस तक वो जरूर अपना बेस्ट किसी भी एग्जामिनेशन में दे, और उसके बाद रिजल्ट जो भी हो उसको एक्सेप्ट करे। ये दो चीजें करेंगे तो नेचुरली स्ट्रेस कम होगा। विकास बाबू है दिल्ली से हमारे साथ में, आपका सवाल क्या है? विकास जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल क्या है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार जी, एक मेरा छोटा बच्चा है, वो कभी एसएससी की तैयारी करता है, वो काम करता है तो कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो उसके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब। नहीं, कंटिन्यूअस पढ़ाई नहीं करता, आप ये कहना चाहते हैं? कंटिन्यूअस तो कोई भी नहीं कर सकता पढ़ाई, तो हम हमेशा कहते हैं आधा घंटा पढ़ें, फिर थोड़ा 5 मिनट ब्रेक लें, 10 मिनट फिर पढ़ें। और कंटिन्यूअस का मतलब देखिए आखिरकार जो हमारा दिमाग है ये भी, इसको भी रेस्ट की जरूरत है। कंटिन्यूअस तो कोई भी चीज नहीं चल सकती, मशीन भी नहीं चलती है कंटिन्यूअस। तो ये जरूरी है समझना कि पढ़ाई किस तरह से करें, क्योंकि पढ़ाई स्टडिंग स्किल्स एक चीज कही जाती है, और कैसे, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो समझ नहीं, वो रट्टा लगाते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। तो ये सब बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये टीचर का भी इंपॉर्टेंट रोल है, पेरेंट्स का भी है कि किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं। उनका शायद ये भी मेरे हिसाब से, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो ये भी जानना चाह रहे थे कि कभी वो सोचता है कि एग्जाम क्लियर कर लेगा, कभी उसको लगता है कि क्लियर नहीं कर पाएगा, तो शायद वो उस वजह से परेशान हो जाता है मानसिक रूप से। हाँ, ये देखिए जब तनाव होता है तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी सोच है, उसमें काफी नेगेटिविटी होती है। उसमें ऐसा लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। वो बहुत सारी नेगेटिव ऐसे थॉट्स आने लगते हैं जो एक तनाव के या एंजाइटी के ही लक्षण होते हैं। और इसीलिए हमारे आसपास जो हमारे पेरेंट्स हैं, फैमिली है, उन सब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन सबको पूरी तरह से सपोर्ट करने की जरूरत है उस वक्त में। बालाजी गंगाराम हमारे अगले श्रोता है महाराष्ट्र से। बालाजी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। तो समझाए तो समझ में नहीं आ रहा है उसको। जी बालाजी, आपका सवाल क्या है? जय श्री कृष्णा जी, सवाल पूछिए आप। हाँ डॉक्टर साहब जी, हाँ बताइए बालाजी, बताइए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी, बताइए। जो क्या 15 साल का लड़का है, वो स्कूल को जा रहा नहीं, बहुत तकलीफ दे रहा है, उसको क्या करना चाहिए बोलिए डॉक्टर साहब। वो समझा के भी बोले तो भी वो जा रहा नहीं। अच्छा, कब से नहीं जा रहा? स्कूल को नहीं जा रहा है। बहुत समझाए तो भी उसको समझ नहीं, घर वाले भी और मैं भी समझा के बिठाए तो भी नहीं समझ नहीं आ रहा उसको। कोई बात, कितने दिन से नहीं जा रहा? हाँ, कितने दिन से नहीं जा रहा? मेरी आवाज आ रही है आप तक?
हाँ, मेरे आवाज आ रही है। मैं नांदेड़ जिला तालुका धर्माबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, ऐसा है कि अगर नहीं जा रहा तो हो सकता है कोई कारण हो, स्कूल में कोई परेशानी हो, वहां जाके टीचर से डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए। हो सकता है कोई बच्चा कोई परेशान करता हो, तंग करता हो, और हम कहते हैं बुली करता हो, या तो ये जाकर टीचर से स्कूल में जाकर बात करनी चाहिए, और बच्चे से भी अलग से बात करें जिसकी वो बात मानता हो। और अगर नहीं है तो आप प्रोफेशनल सलाह ले सकते हैं कि क्यों स्कूल रिफ्यूजल, स्कूल नहीं जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। वो डिप्रेशन का भी लक्षण हो सकता है, एंजाइटी का लक्षण हो सकता है, या कोई बुली कर रहा है वो हो सकता है। तो जरूर देखिए, घबराने की बात नहीं है इसमें, उससे बातचीत करो। और ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको परेशानी होती है और वो ठीक हो जाती है, और हो सकता है आपको कंसल्ट भी करना हो एक मनोचिकित्सक से, मनोवैज्ञानिक से, किसी से कंसल्ट भी करना हो आपको। डॉक्टर श्वेता, परीक्षा का जो तनाव है ये किसी विद्यार्थी की जो सीखने की प्रक्रिया होती है, लर्निंग प्रोसेस होता है, उस पर किस तरह से असर डाल सकता है? देखिए, कई बार लर्निंग की जो प्रक्रिया है उसमें क्योंकि स्ट्रेस्ड है इंसान, तो नई कुछ भी नॉलेज गेन नहीं कर पा रहा। वो कुछ भी जो उसके आसपास हो रहा है, कोई पॉजिटिव चेंज भी हो रहा है, वो क्योंकि खुद एक नेगेटिव इमोशन से गुजर रहा है, तो उस पॉजिटिव चेंज को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अगर कोई उसे कुछ भी कहे तो हो सकता है, जैसे सर ने पहले कहा था, कि वो चिड़चिड़ा हो सकता है, उसमें बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं, तो वो एक क्लोज्ड पर्सनालिटी हो जाएगा, और उस टाइम पे वो कुछ भी पॉजिटिव अपने आसपास ना होने देगा, ना करने देगा, या नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में वो एक बच्चा कहीं ट्रैप हो जाएगा। तो उसके लिए उसे उस जो हमारा सर्कल है, उस सर्कल को ब्रेक करके निकलने की जरूरत होती है। हरिद्वार से रवि हमारे साथ है फोन लाइन पर। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते, सवाल पूछिए आपका। सर, मैं माधव को भी प्रणाम करता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कोचिंग में जैसे कोटा क्लासेज है, ये इसमें आत्महत्या करते हैं बच्चे, तो इसके लिए मतलब इसके पीछे क्या रीजन है, और मतलब इनसे क्या से छुटकारा पाया जा सकता है? क्योंकि हमें दुख होता है, हमारी युवा पीढ़ी है, और एक भी बच्चा होता है आत्महत्या करता है। डॉक्टर राजेश। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और बहुत सेंसिटिव इश्यू है। ये बात सही है कि ऐसे हमें सुनने को मिलता है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और देखिए, इसमें जैसे आपको दुख है, हम सबको उस चीज़ का दुख होता है, लेकिन उस सब को हमें पूरा एज ए सोसाइटी, पूरे समाज, सभी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, सभी को उसकी जिम्मेदारी है उसके अंदर। और इसीलिए बार बार कहते हैं कि जैसे एग्जाम है, एग्जाम जो नंबर है, हमारा जो सारा ध्यान एक है ना, एक ऑब्सेशन होता है कि नंबर कितने आए, उसके नंबर कितने आए। लेकिन ये मानना चाहिए कि हर बच्चे में एक स्ट्रेंथ है। तो कुछ हो सकता है कि अगर वो पढ़ाई में इतना अच्छा ना हो, लेकिन बाकी चीज में अच्छा होगा और बाकी स्किल्स होंगी, तो हमें उसको उभारना है, उसको स्ट्रेंथ देनी है, उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है। तो ये सब चीजें, क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी कभी जैसे मैंने पहले कहा, कभी बुली करते हैं, उसको नेगेटिवली देखते हैं, या उसको कभी कभी हाथ भी उठाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक तो वो अपनी तरफ से परेशान है, दूसरा आपको कोई समझ नहीं पा रहा है। तो ये सारे कारण ऐसे होते हैं, और इसीलिए हम सब का कर्तव्य है कि हमें उसको सपोर्ट देना है, उस बच्चे को जो परेशान है, उससे बातचीत करनी है। जैसे कहते हैं, लेट्स टॉक, लेट्स शेयर, उससे वक्त देना है उसको। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम ऐसा सब करेंगे तो काफी हद तक ये चीजें कंट्रोल हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। लेकिन हमें अपनी दूसरे से पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा, तभी इसमें बदलाव आएगा। डॉक्टर श्वेता, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभिभावकों और शिक्षकों की तनाव को कम करने में क्या भूमिका हो सकती है? इन दोनों की सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका इस समय हो सकती है अभिभावक और टीचर्स। शिक्षक जो हैं, अब लास्ट मिनट पे बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना डाले। बच्चे प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट के थ्रू गुजर रहे हैं, तो शिक्षक उनके सपोर्ट सिस्टम की तरह उभरे। साथ में जहां पेरेंट्स है, पेरेंट्स से बड़ा सपोर्ट किसी भी बच्चे के लिए नहीं हो सकता। पेरेंट्स बच्चे को टाइम पे सोने की, अच्छा खाना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, और साथ में उनको रिवीजन करके साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम जरूर दें। तो दोनों मिल करके बच्चे
बच्चे को सक्सेसफुल जरूर बना पाएंगे। और श्रोताओं, फिलहाल समय हो चला है कि इस कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न किया जाए। डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर श्वेता, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रोताओं, फिलहाल पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे एक और नए मुद्दे पर चर्चा के लिए हम एक बार फिर आपके साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।